करंट अफेयर्स एक अलग चीज़ होता है, स्टैटिक एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। ऑल दो दोनों है ओवरलैपिंग, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन करना है तो एक करंट अफेयर्स का अलग सेक्शन बनाइए और एक स्टैटिक का अलग सेक्शन बनाइए। एवरी सैटरडे प्रीलिम्स के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। इसमें पर्टिकुलरली टारगेट किया जाएगा जून मंथ से स्टार्ट करेंगे, मतलब मंथ ऑफ जून 2025 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इट टिल 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो एवरी सैटरडे आप आके 15 क्वेश्चन, तो हर मंथ का कितना हो गया फिर टोटल 15 क्वेश्चन 7 वीक्स है, 4 सैटरडे रहेगा तो कितना हो जाएगा 60 क्वेश्चन पर मंथ होता है। तो इट विल बी बेनिफिशियल। कितने टोटल क्वेश्चन हो गए 60 डिफरेंट वेराइटीज़ के, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे ही आओ, जब क्वेश्चन ही ऐसे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। बाकी एक और, वो दोनों कहाँ चले गए, आएंगे वो दोनों, उस पर भी था ना कोई, उस शेयर पे, अच्छा इस पे था, चलो ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसी से देखते हैं। जैसे न्यूज़ में क्या था कि ईरान हैज़ रैम्प्ड अप द यूरेनियम एनरिचमेंट सेज न्यूक्लियर वॉचडॉग। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कीवर्ड पकड़ा न्यूक्लियर वॉचडॉग को और न्यूक्लियर वॉचडॉग पे ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही हमारा न्यूक्लियर वॉचडॉग है एक्चुअली, ठीक है। और ऐसे कोई इंटरनेशनल वॉचडॉग आप जानते हैं केमिकल वेपन्स के लिए या फिर कोई और पर्टिकुलर ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए जानते हो, मतलब जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा है? नो, ऐसे वॉचडॉग्स कितने साल हो गया प्रिपेयर करते हुए आप लोग को? अभी स्टार्ट किया अभी जस्ट, ठीक है। सो इसमें कह रहा है कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा याद रखना है कि प्रीलिम्स का जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कीवर्ड्स पे ज़रूर फोकस करना है, कीवर्ड्स पे, ठीक है। कह रहा है कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन सिस्टम दैट वर्क एज अ वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉचडॉग। यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट पता है आप लोगों को एजेंसीज या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एग्जांपल बताओ। यूएन जनरल असेंबली उसकी बॉडी है, एजेंसीज नहीं है, स्पेशलाइज। हाँ, यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वो स्पेशलाइज एजेंसीज है। क्या यूनिसेफ है, क्या करता है यूएनईपी? थोड़ा एसी है, थोड़ा वो कम करोगे। क्या करता है यूएनईपी, कुछ आइडिया? अरे इन्वायरमेंट प्रोग्राम है तो एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, न्यूक्लियर वॉचडॉग है, तो इसका काम ही होगा कंप्लाइंस करना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IAEA, ये एक यूनिक चीज़ है यहाँ पे जानने के लिए, ठीक है। क्यों यूनिक है अतुल, वाई इट इज़ यूनिक? क्योंकि इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है पता है, आइडिया है? तो इंडिया ने साइन नहीं किया था, क्यों नहीं साइन किया था? क्योंकि पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया था। तो देयर इज ओनली 3 कंट्री, और कौन कौन सी कंट्रीज है? इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। दे हैव नॉट साइन, बट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IAEA। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या हो गया, 1 और 3, ठीक है। अब एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। IAEA was established in 1957 as an autonomous international organization. It reports to the United Nations General Assembly and United Nations Security Council, but it is not a UN body itself. जैसे United Nations General Assembly is a body of United Nations, and United Nations Security Council is also the body of that. Or there are several agencies of the United Nations as well. जैसे United Nations Environment Program, United Nations Development Program, और क्या हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो ये क्या है कि इट इज़ नॉट अ बॉडी इटसेल्फ, तो इस कीवर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पे। जो क्वेश्चंस होता है जो बेसिकली ट्रिकी होता है वो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाया जाता है एग्जाम में। इट ऑपरेट्स एंड सेफगार्ड सिस्टम टू मॉनिटर द कंप्लायंस स्पेशली अंडर द NPT एंड इंडिया इज द मेंबर ऑफ IAEA, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है मतलब कुछ समझने के लिए? बाकी मेरा काम यहाँ पे रोल ऑब्जेक्ट, हाँ तीनों स्टेटमेंट सही है? नहीं अभी तो बताया मैंने तीनों, हाँ सॉरी, तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, सॉरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेफगार्ड मेजर पे है ये
कि दे आर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय अ कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अ सडन सर्च इन इम्पोर्ट काउजिंग सीरियस इंजरी। तो WTO के सेफगार्ड मेजर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, WTO का मेजर्स पढ़ा, WTO ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेफगार्ड मेजर्स होता है। मतलब अपने डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए कंट्रीज क्या करती है, क्या लगाती है, बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स। किस किस तरह का ट्रेड बैरियर्स होता है बताओ? हाई टेरिफ हो सकता है, कोटाज हो सकता है, ठीक है। हाई टेरिफ एंड कोटाज हम लोग लगा देते हैं। टेरिफ क्या होता है, क्या करेंगे, मान लो बाहर से कोई प्रोडक्ट इंटर कर रहा है इंडिया में चीप रेट पे, तो हम क्या करेंगे, उसको चीप रेट पे, मान लो कि दैट प्रोडक्ट इज कंपीटिंग विथ आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जैसे आयरन हम बाहर से मंगा रहे हैं, वो चीप रेट पे आ गया और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको हायर रेट पे बना रहे हैं। तो प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज हियर, वैसे में क्या करेंगे, टेरिफ इम्पोज कर देंगे उसके ऊपर, तो उसका रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा। डंपिंग इज डिफरेंट। डंपिंग तो ये हो गया कि कम रेट पे ज़बरदस्ती उसको डंप कर रहे हैं, डंपिंग इज सर्टेनली डिफरेंट, वो भी एक अलग, उसमें भी एंटी डंपिंग मेजर्स है। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि WTO सेफगार्ड मेजर्स है इसमें, दे आर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन। टेम्पररी पे ध्यान देना था यहाँ पे। टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन क्या है? वेरी गुड, जब तक वो डोमेस्टिक मार्केट, मतलब कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो उनसे compete ना करने लगे, तब तक मैं टेरिफ लगा के रखूंगा, वो मेरा अधिकार, ठीक है। यही करते हैं ना नरेंद्र मोदी आए दिन न्यूज़ में, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, यही बोलते रहते हैं वो। तो ये कहाँ से लिया है हमने, WTO के सेफगार्ड मेजर्स। अब ध्यान से देखते हैं, दे आर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम सडन सर्ज ऑफ इम्पोर्ट काउजिंग सीरियस इंजरी। तो ये तो सही हो जाएगा, सेफगार्ड मेजर्स में आ जाएगा। दे कैन बी अप्लाइड सेलेक्टिवली अगेंस्ट इम्पोर्ट फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री। तो सेलेक्टिवली कहीं कहीं लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, सब पे नहीं लगा सकते, किसी किसी कंट्री पे लगाएंगे, श्योर। WTO का जितना भी सेफगार्ड मेजर्स होता है उसमें सेलेक्टिवली आप नहीं कुछ भी कर सकते। उसमें एक कंसेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, जो भी आप लगाएंगे वो सबके लिए एक बराबर रहेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने सेलेक्टिवली लगा दिया तो किसी स्टेट पे फेवर्ड में चला जाएगा ना, वो है कि नहीं। तो सेलेक्टिवली वी कैन नॉट इम्पोज दैट। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सेफगार्ड मेजर इज 8 years फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10 years फॉर द डेवलपिंग कंट्री। तो ये एकदम फैक्ट बात है, पता है तो पता है, नहीं तो ये मेरे हाथ से जा सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन फोकस हमें किस पे करना था, इस सेलेक्टिवली पे। देखो मैंने इसका सॉल्यूशन में भी डाला है, दे कैन नॉट बी अप्लाइड सेलेक्टिवली, सेफगार्ड मेजर मस्ट अप्लाई टू ऑल कंट्रीज इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी WTO रूल्स। तो मोस्ट फेवर नेशंस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स जो है, आई होप WTO पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ना है। WTO में ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ठीक है। और क्या क्या है ऐसे सेफगार्ड मेजर्स, बताओ और कौन कौन से सेफगार्ड मेजर्स हैं ऐसे। एक तो हो गया मोस्ट फेवर नेशन क्लॉज और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, और क्या है तीसरा, एक और है फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी है। फाइटो सैनिटरी मेजर्स के भी बेसिस में हम इम्पोज कर देते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने ये सब चीज़ें अभी नहीं, ठीक है। तो जैसे WTO वाला टॉपिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो WTO खुद में एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर आपको डिफरेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके अंदर एम्बर बॉक्स क्या है, डिफरेंट बॉक्सेस है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये सब पे ध्यान, जैसे करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक ऐसे हिट हुआ, तो जैसे ही हिट होता है वैसे ही याद रखो कि करंट अफेयर्स का रूल क्या होता है कि 2 घंटे हम डेली देंगे, और 2 hours में आवर फोकस शुड बी कि वो कीवर्ड्स देखें और उस कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा डिटेल जाके नेट पे देखें। आजकल तो फ़ोन है, फटाक अपना उसी से PIB से बनाते चलो नोट्स, अपना नेट से बनाते चलो खोल के। मतलब वी शुड नॉट बी वेट। करंट अफेयर्स एक अलग चीज़ होता है, स्टैटिक एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। ऑल दो दोनों है ओवरलैपिंग, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन करना है तो एक करंट अफेयर्स का अलग सेक्शन बनाइए और एक स्टैटिक का अलग सेक्शन बनाइए, और दोनों को पैरेलल लेते हुए चलिए। न्यूज़पेपर तो देखना होगा थोड़ा सा तो डेली, और न्यूज़पेपर में क्या करना होता है कि बस ये देखना होता है, जो मैंने यहाँ पे लगाई ये चीज़ इसलिए जानबूझ के मैंने लगाया कि बस इसमें ये देख जाओ, और उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसकी डिटेल स्टडी करो। और मैगजीन भी तो ऐसे ही छपता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैगजीन से नहीं कर पा रहे हैं हम, तो थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा जाके लगाना होगा।
और ये चीज़ कैसे मैं इतने डीप चला गया, तो उसके लिए PYQ उसके ऊपर अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे WTO का PYQ क्वेश्चन जाके उठा के देखना होगा आपको 10 साल में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एम्बर बॉक्स पूछा हुआ है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पूछा हुआ है, सेफगार्ड मेजर्स पूछा हुआ है, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या पूछ रहा है। तो थोड़ा एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, इसी में सेल्फ स्टडी। अब आप वेट करोगे कि मुझे कोई आके बता दे या कंटेंट कोई लिख के दे दे, तब तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। उसको उसी दिन क्लोज करने का कोशिश करना है। जैसे आज मुझे अगर WTO टॉपिक मिला तो आई ट्राई टू क्लोज इन 1 आवर, जितना मैं डीप जा सकता हूँ उसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट है कैनेडा कार्नरी कॉल्स PM एंड इनवाइट्स इनटू G7 समिट। अब जैसे ही मुझे G7 दिखा, मैंने G7 पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो G7 एक्चुअली क्या है कि इट वाज फॉर्म्ड इन 1975 इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। किसी को आइडिया कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस पे G7 हैज बीन एस्टैब्लिश? ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का कुछ लेना देना है? G7 क्या है? ग्रुप ऑफ डेवलप्ड नेशंस, 7 डेवलप्ड नेशंस। कौन कौन नेशन है, कुछ आइडिया है? यूएस है, यूके है, US है, UK है, हाँ, फ्रांस है, कनाडा, फ्रांस है, कनाडा है, और इटली, इटली भी है, जर्मनी, जर्मनी नहीं है। और इधर एशिया से कौन है G7 में? जापान, ठीक है, द मोस्ट रिसेंट G7 समिट वाज होस्टेड इन इटली। इटली में हुआ है, कुछ आइडिया नहीं? ये ऊपर देखो, कनाडा का आदमी बुला रहा है उसको, तो इटली में थोड़ी होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप लोग जो नए समिट्स हो रहे हैं उस पर तो फोकस करना ही है। स्टेट PCS के एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। जितने भी स्टेट PCS इंडिया में होता है, यूपी, बिहार, आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा एकदम, कि कहाँ करंट समिट हुआ है। ठीक है ना? तो एवरी टाइम इफ यू आर रीडिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़, गो इन टू द डिटेल ऑफ G7 एंड ऑल्सो दैट पार्ट। तो इट्स मेंबर आर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। US, अच्छा जर्मनी भी है, US भी है, UK भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा और जापान भी है। तो इधर यूरोपियन कंट्री से कौन कौन हो गया? UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। नॉर्थ अमेरिका से USA हो गया और कनाडा हो गया, और एशिया से जापान हो गया। जैसे ये मेरा याद करने का तरीका है। जैसे मुझे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीज़ अगर याद करना होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे अगर मुझे G7 का याद करना होगा तो मैं कैसे करूँगा कि यूरोपियन रीजन को एक जगह लिख लूँगा और उसके अंदर की कौन कौन सी कंट्री है, तो UK, फिर हमारा फ्रांस, फिर हमारा इटली, जर्मनी, फिर नॉर्थ अमेरिका का कंट्री हो गया यहाँ पे USA और कनाडा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आता है कनाडा, ठीक है ना, एंड एशिया से जापान। तो टोटल यहाँ पे 4, तो 6, 1, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, द रीसेंट समिट वाज हेल्ड इन कनाडा। ठीक है, तो इससे याद करने में आपको रिकॉल कर लो। जैसे G20 का नेशंस एक बार UPSC में प्रीलिम्स में पूछा है G20, तो G20 के पूरे मेंबर्स को कैसे याद रखें, पूरे के पूरे 20 मेंबर्स को। तो मैंने क्या किया, कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड कर लिया। अब उस एरिया में, उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है जो G20 का पार्ट है। इससे क्या होगा, एग्जाम में रिकॉलिंग एबिलिटी हाई रहेगी। ठीक है, नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटरीट, प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इट हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स लिखा हुआ है। जैसे यूनाइटेड नेशन का अपना एक परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कोई यूनाइटेड नेशन का जिनेवा में है, वाशिंगटन। अच्छा चलो फिर UN छोड़ देते हैं। अपने कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में एक सार्क नेशन, सार्क है ना, सार्क ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे हेडक्वार्टर? उसका हेडक्वार्टर है भी या नहीं है, या इन लोगों के जैसा चलता है? ये देखो लिखा है कि इट हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरी हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स, बट ये स्टेटमेंट गलत है। इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, रोटेट होता है। जैसे G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, दे रोटेट्स, है ना। तो सार्क का बताओ, सार्क का बताओ। बताओ, इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, बताना होगा। सार्क का बताओ, बिम्स्टेक का बताओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बताओ। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? अभी मैं बोल रहा हूँ जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली संघाई में होना चाहिए।
नहीं है, संघाई में नहीं है, डिस्पाइट इट्स नेम इज संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। हो जाता अभी एग्जाम में गलत, ठीक है। G20 के साथ भी ऐसा ही होता है। सार्क का काठमांडू में है, नेपाल में, और यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में, ठीक। इट इज नॉट अ मेंबर बट इज ऑफन इन्वाइटेड बाय द पार्टिसिपेंट इन इट समिट। तो इंडिया उसका मेंबर है G7 का? नहीं, हम लोग गरीब कंट्री है, तो वाई शुड बी। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, फिर क्या हो गया, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1975 इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल वर्ल्ड क्राइसिस, ये सही स्टेटमेंट है। रीसेंट समिट उसका इटली में ही, इटली में नहीं, कनाडा में हुआ है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। परमानेंट सिक्योरिटी, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, तो 5th स्टेटमेंट सही है। तो गलती यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट है, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 को हटा देंगे, तो 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 4 भी टिक तो किया मैंने, 4। अच्छा, इंडिया इट हैज़ अ परमानेंट, ओ सॉरी, तो क्या कौन कौन सा फिर हो गया इसमें? बी हो गया इसका आंसर सही, 1 and 3, ये लगता है मिस्टेक हो गया है फिर। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर बट अ रेगुलर इन्वाइटी एंड पार्टनर ऑफ द G7 समिट। जैसे अभी कनाडा वालों ने बुलाया है इंडिया को, कनाडा कार्ड ने कॉल्स PM इनवाइट्स इन फॉर द G7 समिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। RBI सरप्राइजेस विद द 50 बेसिस पॉइंट कट्स इन अ की रेट टू बूस्ट ग्रोथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में जब भी रेट कट करते हैं हम लोग, तो उसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल या फिर मार्केट में पैसा का सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली होता है। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये UPSC में पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, मतलब इन्फ्लेशन टू हाई का क्या मतलब, देयर इज अ लॉट्स ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट राइट नाउ, सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो RBI क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी या बेचेगी? मुझे तो पैसा निकालना है ना इकोनॉमी से, बेचना शुरू कर देगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, रैपिडली डिप्रिशिएटिंग ऑफ रूपी का क्या मतलब है? तो वैल्यू ऑफ रूपी इज डिक्रीजिंग। वो किस रीजन से हो सकता है, या तो रुपये का सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाए या फिर डिमांड लो हो जाए, तो ही डिप्रिशिएट करेगा रुपये का वैल्यू। तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे डॉलर से बैलेंस करना है रुपये को, डॉलर सप्लाई करना शुरू कर देंगे मार्केट में, तभी जाके रुपये बैलेंस हो पाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में आया ना, एग्जाम वाले दिन कंफ्यूजन होने लगेगा। आ रही बात समझ में? अभी जैसे मैंने बताया तो आपको समझ में आ गई ये बात। अगर आपने इसका तरीका नहीं ढूंढा तो एग्जाम वाले दिन कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। तो ये काम घर से पहले से करके जाना है, एग्जाम वाले दिन नहीं होगा। एग्जाम वाले दिन क्या होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट होता है, जिसमें से 10 मिनट आपका क्लर्कियल निकल जाएगा, 5-10 मिनट वो कभी यहाँ साइन लेगा, कभी वहाँ साइन लेगा, कभी इधर उधर लिखवाएगा आपसे, तो 10 मिनट उसमें निकल जाएगा। वहाँ पे टेक्निकली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें तुम्हारा दिमाग कितना सोच पा रहा है, कितना स्ट्राइक कर पा रहा है, उसकी प्रैक्टिस घर से करके जानी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें घर से करके जाना। तो अभी जो चीज़ आपको अभी ईजिली समझ में आ रहा है ना, वो उस दिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी जैसे दूसरा स्टेटमेंट देखो, इफ अ इंटरेस्ट रेट इन US एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाई डॉलर। अब इसको कैसे कोरिलेट करें, कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट इन US और यूरोपियन यूनियन में फॉल होने लगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो वैसे सिचुएशन में लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दे विल स्टॉप इन्वेस्टिंग इनटू इट, क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो US में फॉल हो रहा है, तो US में अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी इमर्जिंग मार्केट ढूंढेंगे, तो वहां से क्या होगा, पैसा उठ के इंडिया में आ जाएगा, इंडिया अदर नेशंस में जाने लगेगा, तो सडनली डॉलर का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया। सडनली डॉलर का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, रुपी और डॉलर के बीच में फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, रुपी एप्रिशिएट करने लगेगी डिप्रिशिएशन की जगह, तो हमें तो मेंटेन करना है वैल्यू उसका, नहीं तो रुपी डॉलर क्या होगा, एक समान हो जाएगा। तो फिर RBI को क्या करना पड़ेगा वैसे सिचुएशन में, द इंड्यूस्ड RBI टू बाई डॉलर, डॉलर खरीदना पड़ जाएगा।
अभी ये जो चीज़ मैं समझाया ना, ये समझ में अभी आ गया, एग्जाम में कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वहाँ कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा, कोरिलेट ही नहीं कर पाओगे आप उस वक्त, उस टाइम पे। तो ये एक्सरसाइज घर से करके जाना होगा। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में, इन सब चीज़ों को एक कोरिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा दिमाग में। समझ में आ रहा है ना कि आपको उस वक्त कैसे सोचना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिल्ली जू में अभी कोई बायो बैंक ये लोग बना रहे थे डीएनए ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज पे, तो वन हॉर्न राइनोसोरस पे उन लोगों ने बनाया, वो आर्टिकल में था, तो मैंने वन हॉर्न राइनोसोरस पे बना दिया। अब देखो इसमें पहला लाइन लिखा है, इट इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इज फाउंड मेनली इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड तराई रीजन। तो पहले स्टेटमेंट में दो चीजें लिखी हुई हैं, पहला लिखा हुआ है इकोलॉजिकल थिंग और दूसरा लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल पार्ट। तो वन हॉर्न राइनोसोरस का इकोलॉजी भी पूछ रहा है कि वो नेटिव कहाँ का है। नेटिव का मतलब हो गया कि सबसे पहली बार वो कहाँ पे दिखा था, मतलब कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है ना। तो नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड फाउंड मेनली इन द फ्लड प्लेन्स, तो ये सही स्टेटमेंट। ब्रह्मपुत्र में मिलता है, कौन से नेशनल पार्क में मिलता है? अतुल, काजीरंगा, मोस्टली वहीं पे। भारत सरकार वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च करती है। तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो गंगा और तराई रीजन में मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेटिव इंडिया का ही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है। दूसरा, इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल एज अ मेगा हर्बीवोर by maintaining grassland ecosystem and preventing woody plant encroachment। ठीक है ना, मेगा हर्बीवोर है। हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ये सब चीज पढ़ा था आप लोगों ने। इट इज लिस्टेड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये गवर्नेंस पार्ट से आ गया कि उसका प्रोटेक्शन कैसे करे, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन। क्रिटिकली इंडेंजर्ड सही होगा या गलत होगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या अभी वन हॉर्न राइनोसोरस? है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है? आपको पता है IUCN रेड लिस्ट होता है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम एनिमल का प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होता है, कहीं पे इंडेंजर्ड, कहीं पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऐसे करके होता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा या नहीं होगा? होगा। क्रिटिकली नहीं है लेकिन इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है नेक्स्ट टाइम से। In India, its largest population found in Kaziranga National Park, while a small population exists in Nepal and Bhutan. So this statement is correct. Third is wrong. It plays ecological role. ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1 to 4 इसका आंसर होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? 1 to 4 ही दिया है ना? हाँ, 1 to 4 दिया। डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली नेपाल और असम में मिलता है, काजीरंगा में, प्रोबितोरा में, ओरांग और मनस में, एंड अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और यूपी के तराई बेल्ट पे भी मिलता है। भूटान हैज़ ओकेशनल साइटिंग, मेगा हर्बीवोर है, कंजर्वेशन स्टेटस में इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और पॉपुलेशन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद इन काजीरंगा नेशनल पार्क बीइंग द कोर हैबिटेट। तो याद रखना 2/3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान राइट्स अगेन ऑफर टू रिन्यू IWT टॉक्स, इंडिया नॉट रेडी येट। तो IWT कुछ नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज़ में भी था, अभी जो पहलगाम का अटैक हो गया था उसके बाद फिर क्या किया था हम लोगों ने, पानी रोक दिया था। जो बहुत सारे मीम्स बन रहा था कि पाकिस्तान के अंदर में पानी नहीं आ रहा, तो हमारे रिवर में पानी जो रोके हैं उससे नल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो लोग की जितनी समझ उतना इतना ही दिमाग लगा के मीम बनाया कि विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, consider following statement. The treaty was signed in 1960 with World Bank acting as a mediator. तो वर्ल्ड बैंक है या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है? श्योर वर्ल्ड बैंक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी ऑफ ऑल टाइम। डिस्पाइट इंडिया हैज़ अ वेरी डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप, एवरी टाइम नाउ एंड देन हमारा कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाता है, बट स्टिल वर्ल्ड बैंक हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडर द ट्रीटी, और 1960 में याद रखना, अंडर द ट्रीटी द रिसीव्ड एक्सक्लूसिव राइट ओवर द 3 ईस्टर्न रिवर। किसको मिला हुआ एक्सक्लूसिव राइट को? पाकिस्तान रिसीव द राइट ओवर 3 वेस्टर्न रिवर। तो इंडिया के पास कौन कौन से रिवर हैं? रावी, ब्यास और सतलज। ये सही है, रावी, ब्यास, सतलज पे है।
और पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स, दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी रिसेंटली इंडिया किशन गंगा प्रोजेक्ट बना रहा है, वो किस रिवर पे बना रहा है अतुल? किशन गंगा रिवर प्रोजेक्ट चेनाब पे, श्योर हो? झेलम पे? ठीक है। अभी पाकिस्तान ने जो IWT पे इसके ऊपर डिस्प्यूट खड़ा किया था, वो किस मैटर को लेके किया था? किस रिवर को लेके बोला था पाकिस्तान ने? इंडस वाटर ट्रीटी में किस रिवर के ऊपर इंडिया अभी प्रोजेक्ट बना रहा है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। जैसे डैम प्रोजेक्ट भी होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रिजर्वायर होता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होता है। पर्टिकुलरली इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आप उसके ऊपर डैम नहीं बना सकते। ठीक है, रिवर्स पे डैम नहीं बना सकते। इस पे क्या होगा, जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स होता है, जैसे रिवर होता है तो रिवर में क्या होता है, एक अपर रिपेरियन स्टेट होता है, लोअर रिपेरियन स्टेट। तो अगर अपर रिपेरियन स्टेट्स ने अगर कोई डैम बना दिया तो नीचे पानी रुक जाएगी ना। तो इंडिया अगर डैम बना देगा झेलम या चेनाब किसी के ऊपर, तो क्या होगा, पाकिस्तान में पानी रुक जाएगी। तो डैम बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने क्या बनाया, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। उसमें क्या होता है, रिवर फ्लो रहती है और उसी में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहता है हमारा, तो वो हम बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर भी ऑब्जेक्ट कर दिया। अब आपका काम है कि जो किशन गंगा प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ किस रिवर पे है वो देखें, तो वो नोट कर लो उसको। द ट्रीटी हैज़ लार्जली बीन रिगार्डेड एज अ सक्सेसफुल एज बोथ कंट्री। तो ये तो कॉमन स्टेटमेंट हो गया, तो टेक्निकली इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही होगा। 19 सितंबर 1960 एट कराची फैसिलिटेटेड एग्रीमेंट इंडिया का इन सब के ऊपर है और जिनाम का वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर। ठीक है, एक इसका तो आंसर ही दिख रहा है, ये आंजी खंड ब्रिज है, रिसेंटली कंप्लीटेड इन इंडिया, इज नोटेबल फॉर। ये अभी न्यूज़ में चल रहा था ये ब्रिज, कुछ आइडिया है क्या इस ब्रिज का किसी को? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधमपुर से बारामूला तक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट बनाया है। जो चेनाब पे जो फोटो नहीं आता रहता है न्यूज़ में कि चेनाब पे हमने हाईएस्ट ब्रिज बनाया है, वो हमने क्या किया, रेल लिंक वी हैव मेड कनेक्टिंग द उधमपुर टिल कहाँ तक, श्रीनगर से बारामूला तक। ठीक है, तो ये ब्रिज एक्चुअली उसी रेलवे लिंक पे। अब आप इसमें से देखो, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बिटवीन इंडिया कनेक्टिंग मुंबई एंड नवी मुंबई, एंड द हाईएस्ट रोड ब्रिज इन हिमालयस। चलो एक सेकंड के लिए ऑप्शन इसका नहीं देखते, तो फिर इस वाले स्टेटमेंट से गेस किया जा सकता है क्या? ऐसे तो देख लिया होगा, लेकिन गेस किया जैसा, अतुल गेस करके बताओ क्या गेस कर सकते हैं? तो पढ़े हो आंजी खंड ब्रिज या नहीं पढ़े हो अभी रिसेंटली? ठीक है, आंजी खंड ब्रिज इन इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज बिल्ट ओवर दी आंजी रिवर। ठीक है, इसका भी आंसर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? अभी ये न्यूज में चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। अतुल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग? जो अभी ये वाला कंप्यूटर, इट्स अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर। वो एनालॉग कंप्यूटिंग यूज करता है डिजिटल की जगह। एनालॉग यूज करता है, मतलब वेरिएबल में आता है वो, मतलब कि 1 या 0 रहता है बिट, इसका बिट प्रोबेबिलिटी में आता है। और कोई एनीवन, किसी को आइडिया है क्वांटम कंप्यूटिंग? हाँ, योगेश। कैलकुलेशन बिट्स में होता है, नॉर्मल कंप्यूटिंग में क्वांटम में क्यूबिट्स में होता है। क्यूबिट्स में होता है, बहुत हाई होता है क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड। ठीक है, अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे, आने वाले 10 साल में क्वांटम कंप्यूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। बस ऑप्शनल लैंग्वेज भी रिलीज कर दी। तो सॉल्विंग, इसका एक बार आंसर देखो क्या लग रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन क्रिप्टोग्राफी एंड ड्रग डिस्कवरी, सेंडिंग सिग्नल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये पॉसिबल है कि स्पीड ऑफ लाइट से हम फास्टर सिग्नल भेज सकते हैं क्या? क्यों? क्यों नहीं भेज सकते स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर? अतुल तो सो रहे हो क्या, नींद आ रहा है? क्या हो गया बताओ तो फिर, तो देखो तो इधर कम से कम, सेंडिंग सिग्नल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट होगा या नहीं होगा? भेज सकते हैं नहीं भेज सकते? जनरेटिंग अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम क्वांटम फील्ड्स, ये कर सकते हैं अनलिमिटेड एनर्जी। रिप्लेसिंग क्लासिकल कंप्यूटर फॉर ऑल डेली टास्क, हाँ
नहीं कर सकते हैं। यूज ही नहीं है सर। ये कह रहा है रिप्लेसिंग क्लासिकल कंप्यूटर फॉर ऑल डेली टास्क। अभी ध्यान से सारे स्टेटमेंट में देखना है, सारा एक्सट्रीम नेचर में लिखा हुआ है कुछ कुछ। ये कह रहा है कि सेंडिंग सिग्नल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना कि स्पीड ऑफ लाइट से हम कर देंगे। तो पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है ये। दूसरा जनरेटिंग अनलिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। और यहाँ पे कह रहा है रिप्लेसिंग क्लासिकल कंप्यूटर फॉर ऑल डेली टास्क लिखा हुआ है। तो डेली टास्क के लिए हम क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे क्या? सारा छोटा छोटा कंप्यूटेशन के लिए क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करेंगे? तो ए इज़ द आंसर हियर। इसमें क्या काइंडली ध्यान देने वाला चीज़ यहाँ पे था ड्रग डिस्कवरी और क्रिप्टोग्राफी कि इसका एप्लीकेशन क्यों है। दूसरा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्वांटम कंप्यूटर को अभी फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ के लिए वो हुआ है, तो दैट्स वाई दिस इज इन, तो इसका डिटेल आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, H1B वीज़ा का किसको किसको आइडिया है? विथ रेफरेंस टू दी H1B वीज़ा प्रोग्राम, आपको पता है H1B वीज़ा क्या होता है? कौन इशू करता है H1B वीज़ा? यूएस इशू करता है। गलत। कौन इशू करता है, कौन खरीदता है H1B वीज़ा? जो एम्प्लॉयर्स होती है, जो कंपनीज होती है, वो बेसिकली खरीदती है H1B वीज़ा। उनको एम्प्लॉय जिनको करना होता है स्पेशल, किसी स्पेशल स्किल्ड वर्क में, जैसे स्टेम बोलते हैं ना उसको यूएस में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM। तो स्पेशलिटी वर्क जो होता है पर्टिकुलरली, उसके लिए जो आपकी कंपनी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो H1B वीज़ा आपका खरीदेगा यूएस से टेक्निकली। तो H1B वीज़ा इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, तो इस पर भी फोकस करना है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है ये, मतलब आप वहाँ पे जाके सेटल नहीं हो सकते। इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एम्प्लॉइंग फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। इसमें लॉ मेडिसिन सब है क्या? है क्या? तो लॉ मेडिसिन ये सब भी है क्या? चार तो मैंने बताया स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मेडिसिन तो आ जाएगा साइंस में, लॉ आएगा क्या? और कोई पर्टिकुलर डोमेन? It is primarily used by the professional in sector like information technology, engineering, research, law, medicine and biotechnology. तो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज जो इनको लेबर चाहिए होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है इंडिया से कम पैसे में, तो इस वजह से H1B वीज़ा वो लोग वहाँ के एम्प्लॉयर खरीदते हैं। अभी क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कॉस्ट ज़्यादा कर दिया है, खरीदने का कॉस्ट एम्प्लॉयर के लिए, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएटेड है। क्यों कॉस्ट ज़्यादा किया? क्योंकि वहाँ के लोग कम पैसे में काम नहीं करना चाहते और हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं इंडियंस लोग, तो हमारे लिए वो भी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इट वीज़ा इज इशूड बाय मैक्सिमम इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 years। तो ये फैक्ट है, बिल्कुल पता है, इसका क्लैरिटी है। 3 साल के लिए एक्सटेंड होता है, फिर अगले 3 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। इट अलाउज वीज़ा होल्डर्स टू वर्क मल्टीपल एम्प्लॉयर्स इन द US विदाउट सेपरेट अप्रूवल। ये हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, वो बोल तो रही है हाँ। इट अलाउज वीज़ा होल्डर, मतलब जो कंपनी ने आपका वीज़ा ले रखा है, अब आप उसके गुलाम हो गए हैं, होल्डर टू वर्क मल्टीपल एम्प्लॉयर, तो वो क्यों देगा तुम्हें किसी और एम्प्लॉयर को? उसने मंगवाया ना पैसा खर्च करके, आपका वीज़ा अब उसने खरीदा है ना, तो इस पर ध्यान देना। इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेमैन में कि कंपनी ने खरीदा है आपका वीज़ा। तो जो वीज़ा बार बार H1B वीज़ा न्यूज़ में आता रहता है, आई होप कि अब समझ में थोड़ा आ गया होगा। जो एम्प्लॉयर्स होता है वो खरीदते हैं आपके लिए, वो इशू करवाते हैं गवर्नमेंट से, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वहाँ जाके आप कुछ भी हरकत करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, फिर तुरंत आपका वो कर देंगे, वीज़ा कैंसिल करके टर्मिनेशन कर देंगे, इमीडिएटली आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया में। अब ये एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में, इसके ऊपर कुछ आइडिया है? करंट अफेयर्स अभी पढ़ रहे थे, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो कीवर्ड से समझने का कोशिश करते हैं, इसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी है, दोनों ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको ना खुद से बनाने का एक बार कोशिश करो कीवर्ड्स बेसिस पे। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल आयंस और क्लस्टर ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनिक लिंगर्स टू फॉर्म पोरस स्ट्रक्चर। तो ये तो सही होगा या गलत होगा? अतुल सही होगा या गलत होगा? बताओ, जोर से बोलो ना, कॉन्फिडेंटली। The Nobel Prize in Chemistry 2025 was awarded for the development of MOF by scientists Omar M. Yagi, Susumu Kitagawa and Richard Robson. ये तो सही है, ये फैक्ट है, तो मैंने सही बता दिया।
ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आप कॉन्फिडेंटली बता नहीं रहे, मतलब इसके लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट को पढ़ के उसमें से कीवर्ड पकड़ने का कोशिश करना है। मैंने ऊपर ही बोला ना कि इसमें मेटल भी होगा और ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, तो यही तो लिखा है कि मेटल आयंस भी होगा, क्लस्टर ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनिक लिगेंड्स भी होंगे, तो सही हुआ ना फिर। वन मेजर एप्लीकेशन ऑफ MOF इज द हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर मॉइस्चर। तो डेजर्ट एयर मॉइस्चर से निकाल लेंगे क्या? एक तो डेजर्ट एयर जिसके पास पहले से मॉइस्चर नहीं है, ऊपर से आप उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके और जो भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत बचा वो भी निकालना चाहते हो, है कि नहीं? तो पॉसिबल है क्या ये सब कर सकेगा? अरे कर लेगा कर लेगा। वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ MOF, उसको पर्टिकुलरली बनाया ही उसी एप्लीकेशन से गया है। ठीक है, साइंस में एक और चीज़ याद रखना है कि एप्लीकेशन पार्ट में ना श्योरिटी से आप ना नहीं बोल सकते। अगर मैंने आपको ऊपर भी बताया था क्वांटम में कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ अगर होता है टेक्निकल, अगर पॉसिबल है, तो वो किया शायद जा सकता है। श्योरिटी से हम नाम नहीं बोल सकते, ठीक है ना? तो इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके समझ में आता है। जैसे साइंस एंड टेक के मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लोग बोलते नहीं कि आंख बंद के चारों टिक कर दो या तीनों टिक कर दो, एप्लीकेशन उसका आ जाता है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब रूल आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं अतुल? ठीक है, द फर्स्ट MOF वर डेवलप्ड आफ्टर 2010 एंड हिंस देयर कमर्शियल एप्लीकेशंस आर स्टिल वेरी लिमिटेड। नहीं, ऐसा नहीं है, ये 90s के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ऊपर के तीनों सही है। ध्यान इसमें ये डेजर्ट एयर वाले मॉइस्चर पे देना था, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 तीनों हो गया। अब आते हैं आगे। With reference to the India-UK CETA, consider the following statement. The agreement was signed on 24th July 2025 by India and UK. तो अभी ये इंडिया यूके का कल भी न्यूज़पेपर में मैंने देखा था। CETA का क्या मतलब है? बोलो जल्दी, फुल फॉर्म बता दो। CETA कोई तो बताओ। कॉम्प्रिहेंसिव The agreement was signed on 24 July 2025 by India and UK. The treaty grants India duty-free access to approximately 99% of its export to the UK. तो जाहिर सी बात है, जब फ्री एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, तो जाहिर सी बात है हम यही करेंगे, ड्यूटी फ्री करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 99% ऑफ द एक्सपोर्ट। सब पे कर देंगे क्या? सब पे नहीं करेंगे, सब पे करेंगे, सब पे ऑलमोस्ट कर देंगे कि वी आर मेकिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हम मोस्टली सारे के सारे 99% पे करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अब आप देख रहे हो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में, मैं आपको बता दूं 2017 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे इंडिया श्रीलंका के ट्रेड के रिगार्डिंग। तो ऐसे 2-4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे पर्टिकुलरली फोकस होता है। अगर ट्रेड एग्रीमेंट है तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हम ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, कहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चेंजेस लेके आ रहे हैं, या फिर कितना ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, तो इन पे फोकस करना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एनी की कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्रीमेंट इज डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन विच एग्जेम्प्ट्स इंडियन वर्कर इन द यूके फ्रॉम पेइंग यूके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर अप टू 3 years। बहुत ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। कह रहा है कि द की कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्रीमेंट इज डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन विच एग्जेम्प्ट्स इंडियन वर्कर इन द यूके from paying UK social security contribution for up to 3 years। मतलब समझ में आ रहा है कि which exempts Indian worker in the UK from paying UK social security contribution। तो यहां से जो इंडियन वर्कर्स यूके जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि सोशल सिक्योरिटी में हाफ कुछ पे हम करते हैं, कुछ कंपनी गवर्नमेंट पे करती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना हमारा, कुछ पे करती है गवर्नमेंट, पे करती है कुछ एम्प्लॉयर पे करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या, ये लिबरलाइज करने का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आ सके, कॉस्ट टू द कंपनी कम हो सके, यही रीज़न है ना। तो जाहिर सी बात है इसको बैरियर्स को कम करेंगे। और लास्ट में द डील एक्सक्लूसिवली कवर ट्रेड इन गुड्स एंड एक्सक्लूड ट्रेड इन सर्विसेज। तो दोनों के लिए है, गुड्स के लिए और सर्विस दोनों के लिए, या सिर्फ गुड्स के लिए? सिर्फ गुड्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन था फिलहाल के लिए। आई होप कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मतलब जानना,
ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही हर सैटरडे डिस्कशन रखते हैं. वी विल ट्राई टू लर्न कि कितना और किया जा सकता है. ठीक है, ओके फिर, ऑल राइट. चलिए ओके फिर, तो नेक्स्ट सैटरडे फिर ऐसे ही करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन से डिस्कशन रखेंगे. अभी फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा. बाकी ऐसे प्रैक्टिस कर करके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके चलो.